नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में अपन भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ये पहला वीडियो है, इसके बाद सेकंड वीडियो भी आएगा आपके सामने। तो संविधान जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या इसकी विशेषता होती है, ठीक है, क्यों जरूरी होता है, हर एक चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। भैया संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, होता क्या संविधान। तो पहले कुछ इसकी कहानी समझ लीजिए आप। तो कुछ ये पॉइंट है जिनसे आप इस कहानी को समझ सकते हैं, भाई संविधान की जरूरत क्यों पड़ी अपन को। तो पहले ये आप कहानी से देखते हैं और कहानी के बाद फिर आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। देखिए ध्यान से, पहले क्या होता था। सबसे अपन प्राचीन समय में चलते हैं, जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में आदि मानव होते थे, ठीक है। अब आदि मानव जो थे तो आपको पता है कि भैया वो तो कुछ नहीं करते थे, उनको सिर्फ खाने से मतलब था, ठीक है। खाना पीना मिल जाए, ना उनको कपड़ों से मतलब, ना उनको रिश्तेदारी से मतलब, ना किस चीज़ से मतलब। तो जो आदिम संस्कृति मतलब होता है रहन सहन, खाना पीना, ये संस्कृति होती है, ठीक है। हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। तो जो आदिम लोग थे उनकी संस्कृति क्या थी, अलग थी। जैसे उनको किसी से मतलब नहीं था, ना मारपीट से, ना किस चीज़ से। उनको सिर्फ खाने को मिल जाए कोई मतलब नहीं, जानवरों को मार खा जाएंगे, ठीक है। या फिर मान चलिए जिस दिन खाना नहीं मिला तो देखा कि उनके परिवार में कोई बूढ़ा हो गया तो उसी को मार खा जाए। सिर्फ खाने से मतलब था और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं था। तो उनकी संस्कृति थी आदिम संस्कृति। तो आप सोचिए प्राचीन जमाने में, ठीक है, जब किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, सिर्फ खाने से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था, क्या उनके लिए कोई नियम कानून होंगे? कुछ नहीं होगा। तो जो नियम कानून धीरे धीरे आप देखेंगे नियम कानून बनेंगे ना, वही अपना संविधान कहलाएगा। तो नियम कानून अभी आगे देखते हैं नियम कानून होते क्या। तो पहले आदिम संस्कृति समझ में आ गई। इनका रहन सहन अलग होगा, खाना पीना अलग होगा, जंगलों में रहेंगे, ठीक है। ना इनके पास कपड़े होंगे, ना खाने के लिए कुछ होगा, जो भी कोई होगा शिकार वगैरह करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो जो आदिम संस्कृति थी वो उसका काम क्या था, खाद्य संकलन का। खाद्य संकलन होता है कि खाने को इकट्ठा करना, फूड की गैदरिंग करना, और साथ ही ये आखेट करते थे। आखेट में होता है शिकार, हंटिंग करते थे, ठीक है। तो जो आपकी आदिम संस्कृति थी उसका मेन काम था खाने को इकट्ठा करना, खाद्य संकलन करना और शिकार करना। इसके अलावा इनका और कुछ काम ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा बहुत खाना बचा है तो उसको इकट्ठा कर लिया और शिकार कर लिया। इसके अलावा ना नियम कानून ना कुछ, ठीक है। अब आगे समझते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं आदिम संस्कृति ने क्या किया, खेती करना शुरू करी। अब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे खेती की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक है। सब पुरा पाषाण काल में सबसे पहली बात खेती हुई थी, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। तो देखिए ध्यान से, तो धीरे धीरे क्या होता है, एग्रीकल्चर शुरुआत हो जाती है। यही आदिम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की शुरुआत करते थे। जब एग्रीकल्चर की बात आती है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास खुद की भूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अभी तक जो भी होता था शिकार करते थे, तो कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में, कहीं कहीं चले गए। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर के लिए आपको 3-4 महीने किसी एक जगह पर रुकना पड़ता है, एक जगह पर रुकना पड़ता है। तो आपको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो जो भूमि होती है, ठीक है, तो आप किसी जगह पर रुकोगे तो आपका एरिया वो हो गया। आप बाउंड्री कर लो भैया इतना हमारा एरिया। जैसे गांव में देखते होंगे या कहीं पर भी देखते होंगे, आपका घर वगैरह होगा तो आपने जहां पर तार फेंसिंग कर दी वो आपका एरिया, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले यही होता था कि जहां पर भी आप तक क्षेत्र है वो आपका एरिया हो जाता है, ठीक है। आपने आप बाउंड्री कर दी वो आपका एरिया। तो आपकी जो जब एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, भूमि। और जब आप भूमि आपके पास आ गई, आपने खेती की तो आपके पास क्या आ गई, फसल आ गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जो आपका जो भूमि है ये आपका क्या हो गया, एक असेट हो गया, पूंजी हो गई। और जो फसल उसमें उगाई है 4 महीने में वो भी क्या हो गई, आपका असेट हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो जब ये दोनों आपके पास आ जाएंगी तो आपके पास क्या आ गई, संपत्ति आ गई। क्या आ गई, संपत्ति आ गई। तो जब एग्रीकल्चर किया आपने तो उसमें भूमि जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आपके पास भूमि आ गई, ठीक है, लैंड आ गया, और उसके साथ आपकी फसल आ गई, क्रॉप्स वगैरह आपके पास आ गए 3-4 महीने में। अब जब ये दोनों चीज़ आ गई तो आपके पास क्या हो गई, संपत्ति हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पर शुरू हो जाती है, जैसे आपके पास संपत्ति आएगी तो उसको रक्षा करने की बात आ जाती है। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं रहता, आप कहीं पर भी घूमिए कुछ नहीं रहता, ठीक है। जैसे भिखारी होता है तो वो घूमता रहता है, कहीं भी कुछ भी करता रहता है, उसको कुछ है क्या, उसके पास कुछ भी नहीं। उसको किसी चीज़ का डर होता है क्या, नहीं। आपने देखा ना कि आप कभी यार आप बाहर गए हैं या कहीं पर पिकनिक पे गए या टूर पे गए, तो जब आप कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास सारा सामान है, ठीक है, जैसे आप बैग रखा है, पैसे रखे हैं, तो आपको डर रहता है, तो आपको नींद नहीं आती। ट्रेन में बैठे तो नींद नहीं आती। वहीं पर आप भिखारी देखिए कहीं भी सो जाता है, क्यों, उसके पास संपत्ति है, उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं, कोई उठा के ले जा, कोई क्या, कोई मतलब नहीं, वो तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही कट रही। लेकिन आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो आपको क्या रहता है, डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारी संपत्ति गायब हो जाए, हमारा पर्स गायब हो जाए, हमारा बैग गायब हो जाए, ठीक है। इसी चीज़ की बात होती। जब व्यक्ति ने एग्रीकल्चर शुरू किया तो उस पर भूमि और फसल आई तो ये उसकी संपत्ति हो गई,
ठीक है। तो संपत्ति का व्यक्ति खुद कहाँ तक रक्षा करेगा, इसके लिए वो किसी एक नौकर को हायर करेगा, ठीक है। तो इसमें रक्षा तंत्र की बात आ गई, ठीक है। तो जब अब सब लोगों के गांव होता है, ठीक है, अब सबकी संपत्ति होगी, सब फसल कर रहे हैं, सब खेती कर रहे हैं, तो इन्होंने एक काम किया कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दे वो हमारी भूमि की रक्षा करेगा। तो यही जो बाद में जो संपत्ति थी उसका जब बात आई रक्षा की, तो एक राजा को नियुक्त किया गया। राजा एक नौकर होता था पहले, आज भले ही राजा सम्मान की बात हो गई धीरे धीरे बाद में राजा, पहले राजा का काम क्या था, संपत्ति की रक्षा करना, सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या था, संपत्ति की रक्षा करना। तो ये घूम घूम कर संपत्ति की रक्षा, संपत्ति में इसमें आपकी कृषि आएगी, मतलब आपकी भूमि और आपकी फसल, और साथ में इसमें पशु भी आ जाते, ठीक है। तो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब इसको और अच्छे से बताएंगे, पर आप अभी यहाँ शॉर्ट में समझिए। तो जैसे ही आपके पास संपत्ति आई और उसकी रक्षा की बात आई, तो आपने किसको नियुक्त किया, राजा को नियुक्त किया, ठीक है। अब जैसे ही राजा को नियुक्त करेंगे, तो जब ये आपका दिन भर आपका काम कर रहा है, ये खुद का काम नहीं कर रहा, आपकी रक्षा करने का काम कर रहा है, आपकी संपत्ति का, तो इसको पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। जो दिन भर आपका ही काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं और हमको पैसा ना मिले, ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे कहीं पर, ठीक है। जैसे किसी कोचिंग ने हमको हायर किया या हमारी खुद की कोचिंग है, तो अब ये हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब उसमें कुछ पैसा भी तो आए, ठीक, तभी तो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि दिन भर इसी काम में लगे, ठीक। और अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, ठीक। वैसे ही ये राजा दिन रात क्या कर रहा है, इन्हीं की सेवा कर रहा है, ठीक है, संपत्ति की रक्षा कर रहा है, तो इसको पैसा कहाँ से आएगा। तो ये क्या करता था, जब ये दिन भर काम करके आता था तो ये लोगों के पास जाता था, तो लोग इसे स्वेच्छा से पैसा देते थे, जिसे बलि कहते थे। तो स्वेच्छा से इसको पैसा देते थे, स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पैसा देते थे, ठीक है। तो इससे क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। तो जो राजा था वो लोगों की क्या करने लगा, प्रजा की रक्षा करने, प्रजा मतलब होता है जनता, उसकी रक्षा करने लगा। तो इसको स्वेच्छा से पैसा देते थे, उसे टैक्स, यानी उसे टैक्स कहते हैं, कर मतलब टैक्स देते थे, ये स्वेच्छा देते थे। लेकिन बाद इसे देखा जाए तो इसे बलि कहा जाता था, लेकिन बाद में यही टैक्स क्या होता है, जबरदस्ती हो जाता है। अब जबरदस्ती कैसे होता है, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ आएंगे कि आगे क्या होगा। देखो अब राजा आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। अब अकेला राजा कितनी रक्षा करेगा, जैसे मान चलिए अभी आपके पास आपने किसी एक व्यक्ति को हायर किया, तो वो 4-5 गांव की, या सॉरी 4-5 लोगों की घर वगैरह देख सकता है या 4-5 खेत देख सकता है। लेकिन जब पूरे गांव की रक्षा करने की बात आएगी तो अकेला राजा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तब उसको वो क्या करेगा, तो वो अपने असिस्टेंट नियुक्त करेगा, अपने नौकर नियुक्त करेगा। तो राजा बन जाएगा मालिक जब ये 3-4 लोगों को हायर करेगा, ठीक है। आप उसको पैसा तो मिल ही रहा है आपसे, क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। साथ ही उसने अपने नीचे क्या किया, नौकर हायर करी। जब ये नौकर हायर करेगा, ठीक है, तो अब ये इसके पास क्या आ गया, सेना आ गई, ठीक है। तो धीरे धीरे देखना इसके पास पावर आ जाएगी, क्यों, ये बन जाएगा मालिक और इसके नीचे क्या रहेंगे, नौकर, ये नौकर रहेंगे। यही नौकर बाद में हथियार पकड़ लेंगे, ठीक है। इसका मालिक हो जाएगा राजा, और इसके अंदर काम कौन कर रहा है, सैनिक काम कर रहा है, ठीक है। अब जब भी ये किसी से देखो काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, जब ये पैसा मांगने जाएंगे तो स्वेच्छा से पहले जो प्रजा पैसा देती थी, जिसे बलि कहा जाता था, अब यही जो स्वेच्छा से देते थे व्यक्ति, ठीक है, अब ये अगर मान चलिए कोई देने से मना कर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो जो इसके पास जो सैनिक रखे हैं, बोलेगा सैनिक इसको उठा कर चलो, इसको मार दो, क्यों, इसके पास तो पावर आ गई, और उस व्यक्ति के पास क्या पावर नहीं, ठीक है। तो यही राजा क्या होता है, आगे जाके, ठीक है, लोगों को मारने लगता है, ठीक है, या मान के चलिए इन पे शासन करने लगता है। तो जब राजा आएगा तो उसके पास क्या आ गई, सेना भी आ गई, क्या आ गई, सेना आ गई। जब राजा के पास सेना आ गई और उसके पास प्रजा तो है ही, ठीक है, तो वो जो टैक्स लेता था अब वो टैक्स जबरदस्ती लेने लगा। तो आप मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे या गुप्त काल वगैरह में, जैसे धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आएंगे, यही राजा क्या होता है, आगे जाके जबरदस्ती जनता को मारकर टैक्स लेने लगता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, राजतंत्र यानी मोनार्की की शुरुआत होती है। तंत्र मतलब होता है सिस्टम, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर अकेला होता है क्या, आप देखेंगे कंप्यूटर एक होता है, उसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कई चीज़ होती हैं, ठीक। वैसे ही राजा अकेला नहीं होता, राजा एक होता है, उसमें तंत्र होता है, उसमें सेना होती है, उसकी खुद की उसकी प्रजा होती है, ठीक है, उसमें कई उसके अधिकारी वगैरह होते हैं, तो ये तंत्र कहलाता है। तो जब टैक्स कंपलसरी हो गया, राजा के पास प्रजा आ गई, राजा के पास सैनिक आ गई, तो राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है, यानी मोनार्की की शुरुआत हो जाती है। जब मोनार्की की शुरुआत होती है तो यहाँ पर मुखिया होता है राजा, वो जो बोल देता है वही कानून होता है, उसने जो बोल दिया वही क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है। आपने बाहुबली मूवी देखेगी, शिवगामी देवी, ठीक है, मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है, सुना होगा। तो वो राजतंत्र होता है, मोनार्की। भारत में पहले राजतंत्र चलता था, लेकिन भारत में क्या अभी राजतंत्र है, नहीं है, अभी भारत में क्या है, गणतंत्र। तो अभी राजतंत्र में संविधान की जरूरत नहीं पड़ती, जो राजा बोल देगा वही हो जाएगा, ठीक है, जो राजा ने बोल दिया वही। लेकिन अपना देश क्या राजतंत्र है, क्या कोई अपने ऊपर राजा शासन करता है, नहीं करता। अपना देश गणतंत्र है, जब गणतंत्र की बात आती है तब संविधान की बात आती है। अब अचानक संविधान आ जाएगा, नहीं आएगा, उसके भी कारण है। तो देखिए फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं, संविधान पढ़ रहे हैं अपन। संविधान में देखा आदिम संस्कृति थी, ये क्या करती थी, खाद्य संकलन और शिकार करती थी,
बाद में ये कृषि करने लगी तो भूमि और फसल की अवधारणा सामने आई। जब भूमि और फसल की अवधारणा आएगी तो आपके पास संपत्ति आएगी। जब संपत्ति आएगी तो उसको रक्षा करने के लिए कोई होना चाहिए, तो रक्षा तंत्र की बात आई। रक्षा कौन करेगा? राजा। राजा के पास क्या होगी? खुद की सेना होगी। ठीक है, सेना के साथ उसके पास क्या होगी? उसकी प्रजा होगी। तो पहले स्वेच्छा से टैक्स देते थे जिसे बलि कहा जाता था। बाद में यही राजा सैनिक की मदद से जबरदस्ती टैक्स लेने लगता है, तो एक राजतंत्र को आपको देखने को मिलता है। तो राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। राजतंत्र में कोई नियम कानून नहीं होते। ठीक है, मोनार्की आज भी कई देशों में मोनार्की देखने को मिलती है, जैसे थाईलैंड वगैरह में। ठीक है, या फिर आप जाएंगे उत्तरी कोरिया, सुना होगा नाम आपने, किम जोंग पोपगला वो वहाँ पर आपकी राजतंत्र है अभी। ठीक है, अफ्रीका के कई देशों में है आज भी। ठीक है, चलिए, तो अब ये राजतंत्र समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, अब बात हुई है कि भैया संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो संविधान की सबसे पहले शुरुआत देखने को मिलती 1215 में। ये मिलती इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड का राजा था जेम्स, आई थिंक याद आ रहा है मुझे, जहाँ तक जेम्स था। ठीक है, उसने क्या किया, इंग्लैंड के राजा जेम्स में वहाँ पर वो क्या करता था, वो जनता से टैक्स लेता था। ठीक है, जबरदस्ती जनता को मार्केट टैक्स लेता था और जनता का काम नहीं करता था। तो जनता ने राजा को क्यों चुना था? देखो ध्यान से, क्यों चुना था? क्योंकि वो उनकी रक्षा करे। जब इंग्लैंड का राजा, 1215 की बात है, इंग्लैंड का राजा जनता की रक्षा नहीं कर रहा, तो किस काम का राजा? उनकी रक्षा ही नहीं कर रहा तो किस काम का राजा? ठीक है, तो अब इंग्लैंड की जनता ने राजा को, जो उसका घर था, उसको घेर लिया। बोला कि राजा साहब, जब आप हमारा कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, जब आप हमारा कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम आपको टैक्स क्यों दें? हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी। ठीक है, तो बोला सही है, बोले टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सेना थी, वो उनको मार सकता है जनता को। तो सभी जनता ने उसके घर को घेर लिया। बोलेगा, और उसमें क्या कहा गया जनता ने कि भैया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन देखिए 1215 में क्या कहा गया, जब राजा को घेर लिया गया तो कहा गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। प्रतिनिधित्व मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। जब तक आप हमारा काम नहीं करोगे, हमको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक हम आपको टैक्स नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन, हम आपको जब तक टैक्स नहीं देंगे, जब तक आप हमारा काम नहीं करोगे, हमारे लिए कुछ नहीं करोगे। ठीक है, इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। इसी को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, इसी को क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, ध्यान समझना, ये मैग्ना कार्टा इतना जरूरी हो गया यहाँ पर। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो 1215 में इंग्लैंड का राज जब काम नहीं कर रहा था तो उसको जनता ने घेर लिया और बोला कि जब तक तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तब तक हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के, जब तक तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करोगे जब तक हम तुमको कर नहीं देंगे। इसी को ओरली बोल दिया गया कि मैग्ना कार्टा। तो राजा ने वादा किया, 4-5 बातें बोली कि भैया हाँ ठीक है, आज से हम आपका काम करेंगे, तभी आप हमें टैक्स देना। ठीक है, क्योंकि अब मानने को कोई अगर मानने का जाए तो आप बोलो हाँ ठीक है, अब हम तुम्हारी बात मान गए। ठीक है, तो यहाँ पर राजा ने बात मानी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर बात वही हुई, 2-5 साल उसने अच्छा काम किया, फिर बाद में वही हो गया। ठीक है, वो फिर से काम नहीं करता। ठीक है, अब फिर 1600 का टाइम पीरियड आ गया। तो ये 1215 की बात थी। फिर 1689 समझते हैं। ठीक है, ठीक इसके 400 साल बाद इंग्लैंड का राजा फिर से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर उसको घेर लिया। ठीक है, फिर दूसरा राजा आ गया होगा, उसको फिर घेर लिया वहाँ की जनता ने और बोला कि देखो भैया, अब आपने पहले ही बात हो गई, तब यहाँ पर ही बात हो गई। पहले तो आपने सिर्फ बोला था ओरली। ठीक है, ओरली बोला गया, उससे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो सबसे पहली बात अगर कहीं पर कानून की बात आई थी, ठीक भैया, जब तक आप हमारे लिए, उसमें कुछ 4-5 बातें लिखी थी 1215 में कि भैया देखो आप हमारे लिए काम करोगे। ठीक है, उसने ये शर्तें रख दी, कुछ कुछ लिख दिया कि भाई हम ये करेंगे तब आप हमें टैक्स देना, हम ये करेंगे, हमारा आज से ये कर्तव्य होगा, ये कर्तव्य होगा। जब चीज़ लिख दी जाती हैं और बोल दिया जाता है आज से ये कानून होगा, तो वही संविधान कहलाता है। तो सबसे पहले 1215 में ये सिर्फ बोला गया था। लेकिन 1689 में जब डबल से घेर लिया 4 साल बाद, ठीक है, तो इसमें आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। कब हो जाती है? 1689 में। अब यहाँ पर क्या हुआ 1689 में कि अब जनता ने कहा नहीं भैया, अब आपको लिख के ही देना पड़ेगा कि आप हमारे लिए क्या क्या काम करोगे। ठीक है, तो जब बातें लिख दी जाती हैं वही कहलाता है आपका संविधान। ठीक है, अगर ओरली है तो वो राजतंत्र कहलाता है, और अगर ये लिख दिया जाता है, राजतंत्र में भी कई चीज़ लिखी रहती है लेकिन राजा का ज़्यादा शासन चलता है,
तो आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत आप बोल सकते हैं इंग्लैंड में हुई। मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। मॉडर्न डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अपन अभी 1689 को थोड़ा डीप में समझते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस यहाँ समझते हैं आधुनिक लोकतंत्र को, मॉडर्न डेमोक्रेसी को समझते हैं, जो कि 1689 में हुआ। क्या बताया हमने आपको, 1215 में सबसे पहले ओरली बोला गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बहुत जरूरी। अब मैग्ना कार्टा एक प्रकार अधिकार पत्र होता है, ठीक है, जो बोल दिया गया जनता से वो करेंगे। अब यहाँ पर आधुनिक लोकतंत्र शुरुआत हो जाती है 1689 में मॉडर्न डेमोक्रेसी की। इसके दो अवधारणा होती हैं, ठीक है। पहली अवधारणा होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे ही लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र मतलब होता है लोक मतलब होता है जनता, और जनता का सिस्टम मतलब जनता जहाँ शासन करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। अब भारत में कौन सा लोकतंत्र है बताइए आप, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, कमेंट में बता दीजिए आप, ठीक है। प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो देखिए ध्यान से हम बता देते हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। देखो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो देखिए ध्यान से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो जहां जनता सीधे शासन करती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जनता शासन करती है, ठीक है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। क्या भारत में डायरेक्ट जनता सीधे शासन करती नहीं करती। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिन्हें अपन सांसद बोलते हैं, एमपी, एमएलए, विधायक वगैरह, ठीक है। विधानमंडल में देखते हैं कि विधायक होते हैं और एमएलए सांसद वगैरह। तो देखिए ध्यान से कि जो अपने यहाँ पर जो शासन करते हैं उनको अपन प्रतिनिधि होते हैं वो अपने, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अपन तो शासन करते हैं, जनता ही शासन करती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, पढ़ा ही होगा आपने, तो वो तो है। लेकिन आप देखिए अपने प्रतिनिधि शासन करते हैं, लेकिन जनता जहाँ सीधे शासन करती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दुनिया का एकमात्र देश है, ठीक है, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब अपन बोलेंगे सर आप बताइए तो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे होता है। तो इसके लिए तीन अवधारणा पाई जाते हैं, तीन चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है। पहला कारण, देखो तीन अवधारणा होती है, राइट टू रिकॉल, ठीक है। ये तीन अवधारणा होती हैं जहाँ पर इन तीनों को समझ सकते हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखिए ध्यान से, बेसिक है, बिल्कुल ध्यान समझिए। राइट टू रिकॉल मतलब होता है वापस बुलाना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वापस बुलाना। देखो अपन जिनको चुनते हैं, अपन जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो अपन यहाँ से भेजते हैं, चाहे विधानसभा में भेजें चाहे संसद में भेजें, तो क्या आप उनको 5 साल पूरी होने से पहले ही बुला सकते हैं। जैसे मोदी जी को आपने चुना है अभी, ठीक है, उनके 5 साल पूरे नहीं हुए, आप उनको 5 साल पहले से बुला सकते हैं क्या, नहीं बुला सकते। हाँ, वो उनकी सरकार गिर जाए या वो कुछ काम करें, ठीक है, तो उनकी सरकार गिर सकती, बहुमत ना हो, ठीक है, तब गिर सकती। लेकिन क्या हम बोलें या आप बोलो कि भैया मोदी जी वापस आ जाओ, तो आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो 5 साल पहले से पहले अपन भारत में जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उनको 5 साल होने से पहले अपन उनको वापस नहीं बुला सकते। हाँ, वोट डालिए, मत डालिए तो वो हार जाएंगे और कोई खड़ा हो जाएगा। तो राइट टू रिकॉल, अपन अपनी जो प्रतिनिधि चुने उनको अपन वापस नहीं बुला सकते। तो अपन बोल सकते हैं भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, 5 साल में ही दोबारा चुनाव होंगे तो उनको हटा सकते हैं। राइट टू रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब होता है जनता से पूछ कर ही, ठीक है, जो भी जनमत संग्रह मतलब जनता से पूछ कर ही। जैसे मान चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ बनना, जैसे मान चलिए सरकार के पास 100 करोड़ रुपया, कितने हैं 100 करोड़ रुपया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सरकार क्या करेगी, वहाँ की सरकार स्विट्जरलैंड, वो पूछेगी भाई हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, अब बताइए हम इसको कहाँ पर खर्च करें, ठीक है। जैसे सरकार जैसे पूछेगी, जैसे भैया हमारे पास 100 रुपया ये हम जनता के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो एक ने बोला कि भैया हम 25 रुपये इसमें से, मतलब 25 करोड़ रुपए हम हॉस्पिटल में खर्च कर देते हैं, ठीक है, 25 करोड़ रुपए हम इसमें शिक्षा में खर्च कर देते हैं, ठीक है, 25 करोड़ रुपए हम मान के चलिए आर्मी वालों के ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है, डिफेंस में खर्च कर देते हैं, ठीक है, या 25,000 रुपये अपन क्या कर सकते हैं कि कुछ हेल्थ फैसिलिटी वगैरह कुछ भी चीज़ में इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आप देखिए सरकार के पास 100 रुपया है, मतलब 100 करोड़ रुपया, उन्होंने 25-25 को बता दिया और अब इस जनता से पूछा कि बताइए कि हम इसमें ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करें, ठीक है। तो जनता ने बोला चलो भैया आप 25-25 ना करके, ठीक है, किसी एक जगह पर इसको ज़्यादा पैसा खर्च कर दीजिए। तो मतलब जब जनता से पूछकर ही कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो जनता इसमें जो भी बोले भाई इसमें ज़्यादा खर्च कर दिए, इसमें 25 की जगह आप एक काम करिए, हॉस्पिटल जरूरी, शिक्षा जरूरी होता है, तो आप इसमें 25 की जगह कितना कर दीजिए, 50 कर दीजिए, और हॉस्पिटल वगैरह आर्मी में थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है।
तो जब जनता से पूछकर ही कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। क्या मोदी जी कभी आपसे ऐसा पूछते हैं कि अपनी सरकार पूछती है बताओ हम कहाँ पैसा खर्च करें? कभी पूछा है? किसी से पूछा है? नहीं पूछा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, राइट टू प्लेबिसाइट, किसी ने चोरी करी है तो चोरी की सज़ा कितनी होना चाहिए? जैसे 7 साल चोरी की सज़ा है तो मान के चलिए किसी ने चोरी करी है तो आज से उसकी चोरी की सज़ा कितनी हो? तो किसी ने बोला कि चोरी की सज़ा उम्र कैद होनी चाहिए, किसी ने बोला फांसी दे दो, किसी ने बोला चोरी के बदले उसको जितना उसने चोरी करी उसको वापस कर दो। तो जब जनता से पूछकर ही कानून वगैरह बनाए जाते हैं तो वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, राइट टू रेफरेंडम या राइट टू प्लेबिसाइट में आते हैं। तो ये तीनों अपनी अवधारणा अपने भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देखने को मिलती है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। ये उन्हीं देशों में मिलती है जिस देश की जनसंख्या बहुत ही कम है। अब बताओ अपने भारत में 125 करोड़ लोग, अब तो 135 या 140 के आसपास हो गए होंगे। क्या संभव है हर एक व्यक्ति से पूछना स्विट्जरलैंड में है कितने लोग? इतना स्वच्छ देश है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पर पूछना आसान है। अपने यहाँ कैसे पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो अपने यहाँ संभव भी नहीं है, भारत में संभव भी नहीं। तो दुनिया के किसी देश में आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ एक ही को छोड़कर स्विट्जरलैंड को। तो 3 अवधारणा जहाँ पर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट टू रिकॉल, राइट टू रेफरेंडम और राइट टू प्लेबिसाइट। राइट टू रिकॉल मतलब वापस बुलाना, राइट टू रेफरेंडम ठीक इसमें होता है जनता से पूछकर ही कार्यक्रम कानून बनाना, और राइट टू प्लेबिसाइट जनता से पूछकर ही कार्यक्रम का निर्धारण करना। तो ये 3 कारण है जहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलती है। ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब भारत की बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी भारत के लोकतंत्र को समझते हैं। भारत में क्या होता है? प्रतिनिधियों का शासन होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि शासन। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रतिनिधि शासन क्या होता है, इसी को समझते हैं। प्रतिनिधि शासन वो होता है जहाँ पर जनता सरकार के प्रति और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन कैसे होती है समझते हैं। भारत में अपने जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ मानते हैं, 3 लेकिन 4 मानते हैं। देखो जैसे एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, और चौथा है मीडिया। चौथा क्या? मीडिया। पूछेंगे आपसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं? तो मीडिया को कहा जाता है। वैसे है 3। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं देखो ध्यान से। एक होती है विधायिका, विधि मतलब होता है कानून। विधि मतलब क्या होता है? कानून। ये क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, जैसे इसके 2 स्तर होते हैं। केंद्र स्तर पर अपन इसे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। सेंट्रल लेवल के अवसर से पार्लियामेंट यानी संसद यानी पार्लियामेंट कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे स्टेट मतलब स्टेट लेवल पे इसे क्या बोलते हैं? विधानमंडल, लेजिस्लेशन कहा जाता है इसे। तो केंद्र में ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, वहाँ पर आपको संसद भवन मिलेगा, राष्ट्रपति भवन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट वहीं पर मिलेगा। तो केंद्र लेवल हो गया। तो सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाने का काम करता है वो संसद करती है, और हर राज्य में क्या होती है? एक विधानमंडल होती है जो हर राज्य में कानून बनाती है। जैसे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हर जगह क्या मिलेगा आपको? एक विधानमंडल मिलेगा। तो संसद क्या करती है? केंद्र लेवल पर बनाती है कानून, और राज्यों में कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। ठीक है, तो ये बनाती है कानून। जब ये कानून बना देगी तो उसको लागू कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। विधि मतलब होता है कानून, इसने कानून बनाया, लेजिस्लेटिव, और ये करेगी उसको एग्जीक्यूट करवाई, लागू करवाती है। लागू 2 तरीके से होता है। देखो इसमें 2 इसी को बोलते हैं सरकार। सरकार जो चलती है या जो लोगों को नियम कानून बताती है। तो इसमें 2 तरीके से होते हैं। एक अस्थायी होता है टेम्पररी, और एक होता है परमानेंट स्थायी। ठीक है, टेम्पररी जिनका चुनाव हम 5 साल में, हर 5 साल में करते हैं, वो अस्थायी होते हैं। जैसे मंत्री हर 5 साल में उनका चुनाव होता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधायक वगैरह, एमपी सांसद, ये इनका हर 5 साल में चुनाव होता है। ये अस्थायी सरकार में आती है, टेम्पररी। लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं जो अपनी योग्यता से जाते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट क्लर्क, डीसी, तहसीलदार वगैरह, ये अपनी योग्यता से जाते हैं और परमानेंट बने रहते हैं जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता। तो देख ध्यान से, इसने कानून बनाया है विधायिका ने, कानून को लागू कौन करवाएंगे? तो ये यही लोग करवाते हैं, ऑफिसर, पुलिस वाले डंडे मार मार के लागू करवाते हैं ना। जैसे इन्होंने कानून बनाया, ठीक है, कि जैसे अपराध करना बुरी बात है या चोरी करना बुरी बात है, तो ये कानून है। तो कानून को लागू कौन करवाइए? अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ेगा कौन? यही अधिकारी। ठीक है, और कहाँ भेज देंगे? तो ये खुद वो नहीं देंगे दंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठाया और फांसी की सजा दे दो। तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था होती है जिसे बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी होती है। तो देखो ध्यान से, कितना अच्छा संविधान है। इसने कानून बनाया, इसने उसको लागू करवाया, एग्जीक्यूट करवाया, और एग्जीक्यूट अगर ये कोई व्यक्ति ढंग से नहीं करता, उसको लागू नहीं करता, उस कानून को फॉलो नहीं करता, तो इसको कहाँ भेज दिया जाता है? न्यायपालिका। अगर इन्हीं को दे दिया गया दंड देने के लिए, इन्हीं को बोल दिया गया ये फांसी दे दो, तो पुलिस वाले आसानी से घूस ले सकते हैं। रिश्वत, अभी भी रिश्वत चलती है, लेकिन सोचो अगर मान के चलिए कोई दरोगा है या मान के चलिए कोई पुलिस कांस्टेबल है, उसको अधिकार दे दिया फांसी चढ़ाने का,
उसी को दे दिया न्याय करने का अधिकार। तो किसी ने कोई अपराध किया, उसके पास जाएगा, बोले एक काम कर 10 लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे को फांसी चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति डर के मारे क्या करेगा, उसको 10 लाख रुपए दे देगा। अभी क्या होता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा होता है, 100-200 रुपये में काम हो जाता है। लेकिन अगर इसी को न्याय करने के लिए दे दिया, सोचो कितना रिश्वत होता है। देख रहे संविधान कितना बेहतरीन तरीके से। तो ये कानून बनाएगी, ये उसको लागू करवाएगी। और अगर कोई व्यक्ति लागू नहीं करता तो कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका में घूस देना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ लिख दी जाती है। तो अगर कोई अपराधी को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं वो भी लिखना पड़ता है, और इसको सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं वो भी लिखना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ लिख दी जाती है उसमें घूस उतनी नहीं चलती, ठीक है। और इतना आसान नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज को हाई कोर्ट जज खरीदोगे, ठीक है। क्या हुआ, राम रहीम इतना पैसा था, आसाराम बापू पैसा, क्या हुआ, जेल में है ना। तो इनको आसान नहीं होता। तो न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करने का काम करती है। चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो सबको देखता है, ठीक है, सबको नोटिस करता है, मीडिया। तो मीडिया चौथा स्तंभ होता है। देखिए न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है जिसका गठन 124 में, अनुच्छेद 124 में इसकी बात कही गई है, ठीक है। और वर्तमान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने हैं, तो वर्तमान में हाई कोर्ट 25 है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट है भारत में। उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, जिला न्यायालय होता है। उसके नीचे होते हैं सेशन कोर्ट, उसके नीचे होते हैं सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे होते हैं JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके नीचे होते हैं JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको। JMFC के बाद क्या होता है, JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये सेकंड कैटेगरी का होता है। तो ये होते हैं अपने यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था। हायरार्की है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसको आपको ध्यान समझना है, ये जो हमने आपको यहाँ बताया है। तो ये विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, सरकार उसको लागू करवाती है, न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, और मीडिया सबको देखती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें अस्थायी और अस्थायी भी समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब संविधान क्या होता है, तो संविधान यही बोलता है कि जो संघीय शासन प्रणाली हमारी, संघीय शासन मतलब ये संघ है अपना, इसमें कैसे शासन होता है, विधायिका, सरकार और न्यायपालिका अलग अलग होता है। अब देखो थोड़ा और समझ लीजिए, सीट की बात करते हैं तो संसद यानी पार्लियामेंट, इसमें 2 सीटें, 2 हाउस होते हैं। एक साइड होती है लोकसभा, एक साइड होती है राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान में मैक्सिमम सीट है 552, लेकिन चुनाव होते हैं 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। तो 552 मैक्सिमम सीटें, लेकिन चुनाव 543 सीटों पर होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो आप देखिए संसद जो पार्लियामेंट होता है, पूछेंगे इसके कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होता है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लेकिन पूछेंगे कितने घर होते हैं, तो संसद एक कमरा का नाम है, ठीक है। बड़ा सा हॉल है, उसके 2 कमरे, एक साइड लोकसभा, एक साइड राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें, 552 मैक्सिमम। चुनाव कितने पर होते हैं, 545 पर, ठीक है। राज्यसभा में कितनी है, 250 हैं। वर्तमान में कितने चुनाव होते हैं, 245, ठीक है। तो हम यहाँ वो लिख देते हैं जो इस पर चुनाव होते हैं, 245, और यहाँ पर 500, हालांकि 543 पर होते हैं, पर 545 समझ सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन के लिए होते हैं। तो ये समझ में आ गया। और विधानसभा, तो विधानसभा का तो हर राज्यों में अलग अलग, जैसे यूपी में 80 हैं, ठीक है, MP में 230 है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। और विधान परिषद, तो विधान परिषद वर्तमान में केवल 7 राज्यों में, हर राज्य में विधान परिषद ही नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में है, यूपी में है, ठीक है, हर राज्यों में मिलेगी नहीं आपको। तो विधानसभा हर राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद है, हो या ना हो जरूरी नहीं, ठीक है। तो विधान परिषद वर्तमान में केवल 7 राज्यों में है, ध्यान रखना। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। तो देखिए ध्यान से, विधायिका एक कानून बनाती, केंद्र में कानून कौन बनाती है, संसद। राज्यों में कानून बनाती है विधानमंडल। इसमें 2 कमरे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें, राज्यसभा में 245 सीटें। विधानमंडल लेजिस्लेशन हर राज्यों में होता है, तो विधानसभा की अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं, वो विधान परिषद केवल 7 राज्यों में, ठीक है। चलिए, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल के भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल होता है, ठीक है, विधानसभा होती है, देखो यहाँ मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ मुखिया गवर्नर यानी आपका राज्यपाल होता है। और विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं तो हट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ में आया। तो सीट देखते हैं, सीट भी बता दी आपको। ये हो गया आपका विधायिका, ये सिर्फ कानून बनाने का काम करती है और लागू करवाती है, ये आपकी कार्यपालिका, और उसको न्याय करने का काम करती है न्यायपालिका। अब संविधान क्या होता है, तो संविधान इन्हीं शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान क्या करता है, इन्हीं शक्तियों का बंटवारा करता है। तो अनुसूची 7 शेड्यूल नंबर 7 में क्या है, शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। कुछ ऐसे कानून हैं जिन पर
बनाने का काम सिर्फ राज्य सरकार को होगा, और कुछ ऐसे कानून होते हैं जिन पर दोनों बना सकते हैं, दोनों मतभेद आ रहा है तो केंद्र, और उन्हें बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो एक होती है राज्य सूची, सॉरी केंद्र बनाते हैं, संघीय सूची राज्य में राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची मतलब क्या होता है, जिसमें कानून दोनों बना सकते हैं। तो अनुसूची 7 में इसकी चर्चा है, इसके आगे जाके हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए ध्यान से, तो आप देखिए कुछ कितने अच्छे तरीके से है कि भाई केंद्र अलग बनाई कानून, राज्य अलग बनाई कानून, और समवर्ती सूची में जब कभी दोनों पर विवाद हो जाता है तो उसमें समवर्ती सूची दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो ये समवर्ती सूची होता है। तो ये संघीय। चलिए अब समझते हैं कि तीनों में संविधान होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, संविधान हमारे देश का सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है, सुप्रीम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक सबसे बड़ी बुक है। जो भी बातें संविधान में लिखी हैं वो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो कानून जो है, देश कैसे चलेगा, ये अपने संविधान में। तो संविधान क्या करता है, तो संविधान हमारे देश के में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, समझ में आ गया। संविधान हमारे देश में चलने वाली संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे विधायिका कानून बनाती है, इसका निर्माण कौन करेगा, संविधान, इस संविधान में लिखा है, ठीक है। संविधान हमारे देश की सरकार का यानी कार्यपालिका का निर्माण करता है, ये भी संविधान में लिखा है। और न्यायपालिका, ये भी संविधान में लिखा है। तो सब कुछ संविधान में लिखा है। तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है, जो हमारे देश में चलने वाली संस्थाओं का निर्माण करता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनकी शक्तियों को बताता है कि भैया विधायिका की क्या शक्ति है, कार्यपालिका की क्या शक्ति है, न्यायपालिका की क्या शक्ति है। इनकी शक्तियों को बताता है कौन, बताता है संविधान। साथ ही इनकी शक्तियों की सीमाओं को बताता है कि विधायिका की कितनी शक्ति है, कार्यपालिका कितनी है, न्यायपालिका कितनी है। इनमें आपस में इनके संबंध बताता है कि विधायिका का कार्यपालिका से क्या संबंध है, कार्यपालिका का विधायिका से क्या संबंध है। साथ ही साथ कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या संबंध है, न्यायपालिका कार्यपालिका, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है, जो हमारे देश में चलने वाली संस्थाओं का निर्माण करता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनकी शक्तियों को बताता है, इनकी शक्तियों को निर्धारित करता है किसकी कितनी शक्ति है। इनके आपस में संबंध बताता है कि इसका इससे संबंध क्या है, इसका इससे संबंध है। साथ ही जनता का इनसे संबंध क्या है, जनता का संबंध इससे क्या है, विधायिका का, जनता से इस कार्यपालिका क्या है, और जनता का न्यायपालिका संबंध क्या है। साथ ही जनता के कर्तव्य क्या है, ये जनता के लिए क्या करेंगे, जनता इनके लिए कितनी उत्तरदायी रहेगी। इन सारी शक्तियों को कौन बताता है, संविधान बताता है। तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है, जो हमारे देश में चलने वाली संस्थाओं का निर्माण करता है, उनके कार्यों को बताता है, उनकी शक्तियों को बताता है, इनकी शक्तियों को निर्धारित करता है। साथ ही जनता के इनसे संबंध बताता है, इनके जनता से संबंध बताता है। यह हो गया संविधान। अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो संविधान की जरूरत हमको डेमोक्रेसी में पड़ती है। संविधान की जरूरत किसमें पड़ती है, डेमोक्रेसी में पड़ती है, ताकि जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी रहे, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। ये होता है आपका संविधान, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको। अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए।